हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज का ये वीडियो पवनों से संबंधित है। पवनों से संबंधित इस वीडियो में हम आज पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले कारक, पवनों के प्रकार, जिसके अंतर्गत स्थायी पवने, जिनमें व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने शामिल हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पवन किसे कहते हैं, पवन क्या होती है। तो वास्तव में पवन वायु का ही एक रूप है। देखिए, क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जब वायु गति करती है और क्षैतिज रूप से गति करती है, क्षैतिज रूप का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो गति करती है, तो इस गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवने उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। हमारा जो लास्ट वीडियो था वायुदाब के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था कि वायुदाब के इस अंतर को, यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर वायुदाब के इस अंतर को संतुलित करने के लिए पवने बहती हैं। तो पवने हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। प्रकृति पवनों के माध्यम से वायुदाब की विशेषताओं को संतुलित करने का प्रयास करती है। देखिए, वास्तव में पवने प्रकृति का एक प्रयास है कि वो विभिन्न स्थानों के जो वायुदाब का अंतर है उसे संतुलित कर सके। इसलिए प्रकृति पवनों के माध्यम से वायुदाब की विशेषताओं को संतुलित करने का प्रयास करती है। अब देखिए, पवनों की दिशा व गति को कई कारक प्रभावित करते हैं, जो इस प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले कारक। कई कारक होते हैं जो पवनों की दिशा और गति को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहला कारक है दाब प्रवणता बल। सबसे पहला कारक है दाब प्रवणता बल। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि भिन्न भिन्न स्थानों पर, यानी अलग अलग स्थानों पर दाब में परिवर्तन की दर, वायु दाब में परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। देखिए, वायु दाब में परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। यह वायुमंडलीय दाब भिन्नता, यानी ये जो दाब प्रवणता है वह एक बल उत्पन्न करती है, जिसे दाब प्रवणता बल कहा जाता है। यह प्रवणता यानी दाब प्रवणता क्षैतिज दिशा में होती है। क्षैतिज दिशा से मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, यानी अलग अलग स्थानों पर दाब में परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। इसलिए ये प्रवणता हमेशा क्षैतिज दिशा में होती है। किन्हीं दो स्थानों पर, देखिए, किन्हीं दो स्थानों पर दाब प्रवणता अधिक होने पर पवनों की गति अधिक होती है। इसके विपरीत दाब प्रवणता कम होने पर पवनों की गति धीमी होती है। अब दाब प्रवणता पवनों की गति को कैसे प्रभावित करती है कि जब दो स्थानों पर अगर दाब प्रवणता अधिक है, दाब प्रवणता अधिक है यानी दाब में परिवर्तन की दर अधिक है, तो पवनों की गति अधिक होती है, पवनें तेज गति से चलती हैं। और इसके विपरीत अगर दाब प्रवणता कम है, यानी वायु दाब में परिवर्तन की दर कम है, तो पवनों की गति धीमी होती है, पवनें मंद गति से चलती हैं। तो इस प्रकार दाब प्रवणता बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। अब है दूसरा कारक कोरियोलिस बल का प्रभाव या पृथ्वी की परिभ्रमण गति। देखिए, कोरियोलिस बल का प्रभाव दूसरा कारक है, या पृथ्वी की परिभ्रमण गति। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और अक्ष पर घूर्णन के कारण एक बल लगता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। देखिए, ये किस प्रकार पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। दाब प्रवणता बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन यानी पृथ्वी की परिभ्रमण गति या कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। कैसे करता है देखते हैं। इसे कोरियोलिस बल व इस बल के प्रभाव को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, इसे कोरियोलिस बल, व इस बल के प्रभाव को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर
वह दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। देखिए कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं वो अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। तो इस प्रकार कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। इस प्रभाव को यानी कोरियोलिस बल के प्रभाव को फेरल नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, इसलिए इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। देखिए जो कोरियोलिस बल का प्रभाव पवनों पर लगता है, इस प्रभाव को फेरल नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्ध किया था, इसलिए इस प्रभाव को या इस नियम को फेरल का नियम भी कहते हैं। तो फेरल का नियम ये है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे ही फेरल का नियम कहते हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। देखिए जब पवनें अधिक वेग से चलती हैं, अधिक गति से चलती हैं या तीव्र गति से चलती हैं, उस समय जो विक्षेपण होगा वो भी अधिक होगा। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के समानुपाती बढ़ता है। देखिए कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के समानुपाती बढ़ता है, अर्थात जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं कोरियोलिस बल का प्रभाव भी बढ़ता जाता है, इसलिए यह ध्रुवों पर सर्वाधिक, देखिए अतः यह कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है, क्योंकि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश है, इसलिए यहाँ पर कोरियोलिस बल नहीं होता। और चूंकि अक्षांशों के कोण के समानुपाती बढ़ता है, इसलिए सर्वाधिक ये 90 डिग्री अक्षांश हो यानी ध्रुवों पर सर्वाधिक लगता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। देखिए दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करने का मतलब है कि जितना दाब प्रवणता अधिक होगी, कोरियोलिस बल का प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा भी उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। देखिए जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होगा। ये हमने पढ़ लिया था कि दाब प्रवणता और दाब प्रवणता पवनों के वेग के समानुपाती होता है, यानी दाब प्रवणता बढ़ती है तो पवनों का वेग भी बढ़ता है और दाब प्रवणता घटती है तो पवनों का वेग भी घटता है। और कोरियोलिस बल भी दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, अर्थात जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा भी उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। यानी पवनें तेज गति से अगर चलेंगी तो वो अधिक विक्षेपित होंगी और धीमी गति से चलेंगी तो वो कम विक्षेपित होगी। तीसरा कारक है धरातलीय स्वरूप, धरातलीय स्वरूप या घर्षण बल। देखिए सामान्यतः धरातलीय असमानताएं पवनों के मार्ग में अवरोध तथा घर्षण पैदा करती है। जितनी भी धरातलीय असमानताएं हैं वो पवनों के रास्ते में अवरोध पैदा करती है और घर्षण पैदा करती है, जिससे पवनों की दिशा व गति प्रभावित होती है। यानी जो धरातलीय असमानताएं हैं या धरातलीय स्वरूप हैं वो पवनों की दिशा और गति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये धरातलीय असमानताएं पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है और घर्षण उत्पन्न करती है। समतल महासागरीय तल पर, देखिए महासागरीय तल समतल होता है, उस पर कोई धरातलीय असमानताएं विद्यमान नहीं होती, इसलिए वहां पर कोई अवरोध न होने के कारण घर्षण की मात्रा कम होती है। घर्षण की मात्रा कम होती है जिससे पवनें अधिक तेज गति से चलती हैं। यानी अगर घर्षण की मात्रा कम होगी तो पवनों की गति अधिक होगी और घर्षण की मात्रा अधिक होगी तो पवनों की गति कम होगी। तो महासागरीय तल पर कोई अवरोध नहीं होता जिससे घर्षण की मात्रा कम होती है और इस कारण महासागरीय तल पर पवनें तेज गति से चलती हैं। इसके विपरीत स्थल खंडों पर यानी धरातल पर घर्षण की मात्रा अधिक होने के कारण, देखिए स्थल खंडों पर धरातलीय असमानताएं विद्यमान होती हैं जो पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है और घर्षण की मात्रा अधिक होती है। तो घर्षण की मात्रा अधिक होने के कारण
पवनों की गति धीमी हो जाती है, यानी स्थल खंडों पर पवनें धीमी गति से चलती हैं महासागरीय तल की अपेक्षा। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार अधिक होने के कारण, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार अधिक है, स्थलखंड का विस्तार कम है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, तो महासागरीय विस्तार अधिक होने के कारण पछुआ पवनें अधिक तेज तथा निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। तो पछुआ पवनों की जो गति है वो अधिक होती है और उनकी जो दिशा है वो भी एक निश्चित होती है, निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भागों की अधिकता के कारण पछुआ पवनों की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है, क्योंकि स्थलीय भागों की अधिकता के कारण पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है और घर्षण अधिक होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट कारक है अभिकेंद्रीय त्वरण। देखिए अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण पवनें स्थानीय उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब के चारों तरफ समदाब रेखाओं के लगभग समानांतर एक वक्र पथ बनाए रख पाती हैं, यानी पवनें एक वक्र पथ में गति करती है समदाब रेखाओं के लगभग समानांतर, तो वो वक्र पथ में गति अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण करती है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण पवनें समदाब रेखाओं के लगभग समानांतर स्थानीय उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब के चारों तरफ एक वक्र पथ बनाए रख पाती हैं, इसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अब है पवनों का नामकरण, कि पवनों का नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए पवनों का नामकरण दिशा पर आधारित होता है। दिशा पर कैसे आधारित होता है कि जिस दिशा से पवनें चलती हैं उसी दिशा के अनुसार उनका नामकरण कर दिया जाता है। जिस दिशा से पवनें चल रही हैं उसी के आधार पर पवनों का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे पश्चिम दिशा से आने वाली पवनों को, पश्चिम दिशा से आने वाली पवनों को पछुआ या वेस्टर्ली विंड्स, पछुआ पवन या वेस्टर्ली विंड्स, तथा पूर्व दिशा से आने वाली पवनों को पूर्वा या पूर्वाई या ईस्टर्ली विंड्स भी कहते हैं। तो पवनों का नामकरण दिशा पर आधारित होता है। अब हम पवनों के प्रकार देखेंगे। तो देखिए पवनों को उनके प्रभाव क्षेत्र व अवधि के आधार पर, पवनों को उनके प्रभाव क्षेत्र व अवधि के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है। 3 वर्गों में रखा जाता है। देखिए कौन कौन से वर्ग हैं। पवनों को उनके प्रभाव क्षेत्र और अवधि के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है। सबसे पहला वर्ग है स्थायी पवनें, स्थायी पवनें। दूसरा वर्ग है सामयिक पवनें और तीसरा वर्ग है स्थानीय पवनें। यानी पवनों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, स्थायी पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनों को स्थायी पवनें फिर 3 प्रकार की होती हैं। पहली है व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें और तीसरी ध्रुवीय पवनें। और सामयिक पवनें, स्थायी पवनें वे होती हैं जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में बहती हैं। सामयिक पवनें वो होती हैं जो समय समय के हिसाब से अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, जैसे मानसूनी पवनें। और स्थानीय पवनें है कि स्थान विशेष के वायुदाब में परिवर्तन होने पर जिन पवनों की उत्पत्ति होती है वो स्थानीय पवनें कहलाती हैं। और उसमें स्थल समीर और सागर समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर, चिनूक तथा फोन, सिराको, हरमट्टन, मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजर्ड, लू आदि पवनों को शामिल किया जाता है। देखिए स्थल समीर और सागर समीर और पर्वत समीर तथा घाटी समीर, इन दोनों पवनों को सामयिक पवनों में भी शामिल किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार के नवीन पाठ्यक्रम में इन दोनों पवनों को स्थानीय पवनों में शामिल किया गया है, इसलिए हम इन्हें स्थानीय पवनों के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करेंगे हम स्थायी पवनें पढ़ना। देखिए स्थायी पवनें किसे कहते हैं। वे पवनें जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा
तथा निश्चित क्रम में चलती हैं। यानी वर्ष भर जिनकी दिशा निश्चित होती है और निश्चित क्रम में वो चलती हैं, उन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। ये पवनें वायु दाब के अक्षांशीय अंतर के कारण, देखिए ये पवनें वायु दाब के अक्षांशीय अंतर के कारण, यानी विभिन्न स्थानों पर वायु दाब भिन्न भिन्न होने के कारण उच्च वायु दाब वाले एक कटिबंध से, देखिए उच्च वायु दाब वाले एक कटिबंध से निम्न वायु दाब वाले दूसरे कटिबंध की ओर लगातार वर्ष भर बहती हैं। यानी वे पवनें जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा तथा निश्चित क्रम में चलती हैं, उन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। और ये पवनें वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण उच्च वायुदाब वाले कटिबंध से निम्न वायुदाब वाले दूसरे कटिबंध की ओर लगातार वर्ष भर बहती है। इन पवनों को प्रचलित पवनें, ग्रहीय पवनें, भूमंडलीय पवनें, सनातनी पवनें आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी स्थायी पवनों को ही प्रचलित पवनें या ग्रहीय पवनें या भूमंडलीय पवनें या सनातनी पवनें भी कहा जाता है। व्यापारिक, पछुआ व ध्रुवीय पवनों का परिसंचरण वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है। देखिए स्थायी पवनें तीन प्रकार की हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें व ध्रुवीय पवनें। तो इन तीनों पवनों का जो परिसंचरण है वो वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण यानी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों का परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। अर्थात स्थायी पवनें पृथ्वी की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि वायुमंडल का जो ये सामान्य परिसंचरण है, जिनमें व्यापारिक, पछुआ व ध्रुवीय पवनें शामिल हैं, ये महासागरीय जल को गतिमान करता है। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे व्यापारिक पवनों के बारे में। देखिए व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली हवाएं हैं। यानी व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, देखिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली हवाएं हैं। ये यहाँ पर जो ये विंड्स चल रही हैं, ये व्यापारिक पवनें हैं दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ये पवनें सीधी न चलकर, देखिए इन पवनों की जो दिशा है वो सीधी न चलकर फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। देखिए ये पवनें फेरल के नियमानुसार अर्थात कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर इस दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर इस दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अतः दिशानुरूप इन पवनों को, देखिए दिशानुरूप यानी दिशा के अनुसार इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है, यानी दिशा के अनुसार इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, क्योंकि कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये पवनें सीधी ना चलकर उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। फिर है प्राचीन काल में, देखिए पुराने जमाने में ये पवनें पाल युक्त जलयानों को, जब पाल युक्त जलयानों से व्यापार होता था तो उन जलयानों को व्यापार में सुविधा प्रदान करती थी, उन जलयानों को चलने में सुविधा प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। देखिए प्राचीन काल में ये पवनें पाल युक्त जलयानों को व्यापार में सुविधा प्रदान करती थी, इसलिए इन पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अलग अलग हिस्सों में इन पवनों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। देखिए अलग अलग हिस्सों में इन पवनों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में हवाओं के नीचे उतरने के कारण, देखिए उपोष्ण
उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में हवाओं के नीचे उतरने के कारण ये पवनें शुष्क एवं शांत होती हैं। व्यापारिक पवनें शुष्क एवं शांत होती हैं क्योंकि उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में ये हवाएं नीचे उतरती हैं, इसलिए ये पवनें शुष्क और शांत होती हैं। जैसे जैसे ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में आगे बढ़ती हैं, तो मार्ग में जल राशियों से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं। यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में जब ये पवनें नीचे उतरती हैं, तो ये पवनें शुष्क और शांत होती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पवनें मार्ग में आगे बढ़ती हैं, तो जल राशियों से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं। तो रास्ते में ये विभिन्न जल राशियों से होकर गुजरती है, जिसके कारण ये पवनें जलवाष्प ग्रहण कर लेती है और विषुवत रेखा के पास पहुंचते पहुंचते, देखिए विषुवत रेखा के पास पहुंचते पहुंचते ये हवाएं जलवाष्प से लगभग संतृप्त हो जाती हैं। जब ये जलवाष्प से लगभग संतृप्त हो जाती हैं, तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अस्थिर होकर वर्षा करती है। जब ये मार्ग में जल राशियों से गुजरती है, तो ये जलवाष्प से संतृप्त हो जाती हैं और जलवाष्प से जब ये संतृप्त होती हैं, तो विषुवत रेखीय जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है, वहां पर जाकर ये वर्षा करती है। देखिए ये जो क्षेत्र है ये ITCZ है, यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ प्रवाहित होने वाली ये पवनें, देखिए विषुवत वृत्त के दोनों तरफ प्रवाहित होने वाली ये पूर्वी पवनें या व्यापारिक पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ पर मिलती है। यानी दोनों गोलार्धों में बहकर जब ये विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, तो इस ITCZ पर ये जो रेड कलर का हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ है, जो विषुवत वृत्त पर बनता है। तो यहां पर आकर ये पवनें मिलती हैं और जब ये पवनें ITCZ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर चूंकि ये जलवाष्प से संतृप्त होती हैं, तो यहाँ पर आकर ये वर्षा कराती है। पृथ्वी की सतह से, देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में यानी ऊपर से नीचे की ओर होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ कहते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर यानी नीचे से ऊपर और फिर इसके विपरीत दिशा यानी ऊपर से नीचे होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ या सेल कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसे कोष्ठ को हेडले कोष्ठ कहा जाता है। देखिए जब पवनों का परिसंचरण नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो ऐसे परिसंचरण को कोष्ठ कहते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ को हेडले कोष्ठ कहा जाता है। तो देखिए हम कोष्ठ को समझ सकते हैं कि इस प्रकार पवनों का जो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, पवनों का जो ये परिसंचरण है पृथ्वी से वायुमंडल की ओर और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी की सतह की ओर, तो इस प्रकार के परिसंचरण को कोष्ठ कहते हैं, कोष्ठ या सेल कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी ये जो कटिबंध है, इस पूरे उष्णकटिबंधीय दोनों तरफ, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस कोष्ठ को, इन दोनों कोष्ठ को हेडले कोष्ठ या हेडले सेल कहा जाता है। नेक्स्ट पवने हैं पछुआ पवने। देखिए दोनों गोलार्धों में यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर बहने वाली पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। देखिए दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से यानी इस क्षेत्र से अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर बहने वाली यानी इधर इस तरफ बहने वाली पवनों को पछुआ पवन कहते हैं दोनों गोलार्धों में। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी स्थिति इन कटिबंधों में है और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन
इस कटिबंध में बहती है। यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर बहने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। और यह कोष्ठ फेरल कोष्ठ कहलाते हैं। और जहां पर ये पछुआ पवनें बहती हैं, इन कोष्ठ को फेरल कोष्ठ कहते हैं या मिड लेटिट्यूड सेल कहते हैं। मध्यवर्ती अक्षांशीय कोष्ठ कहा जाता है या इन्हें फेरल कोष्ठ कहा जाता है। फेरल कोष्ठ, ये देखिए, ये जो कोष्ठ है ये मध्यवर्ती अक्षांशीय कोष्ठ या फेरल कोष्ठ है। इनकी दिशा यानी पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। देखिए, इनकी जो दिशा है पछुआ पवनों की, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड की अधिकता तथा मौसमी परिवर्तन के कारण, देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड की अधिकता तथा मौसमी परिवर्तन के कारण इनका पश्चिमी प्रवाह अस्पष्ट हो जाता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड कम है और महासागरीय विस्तार अधिक है, इसलिए ये पवनें दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नियमित और स्थायी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार के कारण ये पवनें अधिक नियमित व स्थायी तथा इनका वेग भी अधिक होता है। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार अधिक है, इसलिए ये पवनें दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नियमित और स्थायी होती हैं तथा इनका वेग भी अधिक होता है, क्योंकि महासागरीय विस्तार अधिक होने के कारण इनके मार्ग में स्थलखंडों की जो स्थलखंड जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, वो अवरोध इनके मार्ग में नहीं आते और घर्षण कम होता है। इसलिए इन पवनों का वेग दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होता है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इनके मार्ग में स्थलखंड अधिक आते हैं, जिसके कारण घर्षण की अधिकता होती है और इन पवनों की जो गति है या इनका वेग है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। देखिए, पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। दक्षिणी गोलार्धों में दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों के प्रचंड वेग के कारण, देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार अधिक होने के कारण इन पवनों का वेग बहुत अधिक होता है। इसलिए 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इन्हें गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास भयंकर पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखती साठा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार अधिक होने के कारण पछुआ पवनों की गति अधिक होती है और इनके इस प्रचंड वेग के कारण ही 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य इन्हें गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इन्हें भयंकर पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इन्हें चीखती साठा कहते हैं। ये पवनें मौसम में अस्थिरता पैदा करती है, अर्थात इन पवनों के आते ही मौसम में परिवर्तन हो जाता है और ये पवनें मौसम में अस्थिरता पैदा कर देती हैं। नेक्स्ट पवने है ध्रुवीय पवने। देखिए, ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती है। देखिए, ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। देखिए, दोनों गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलने वाली
हवाएं ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं और इस कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। और ये जो कोष्ठ है जहां पर ध्रुवीय पवनों का परिसंचरण होता है, इस कोष्ठ को दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है या पोलर सेल भी इन्हें कहते हैं। ध्रुवीय शीत क्षेत्रों में चलने के कारण ये हवाएं अत्यंत ठंडी तथा शुष्क होती हैं। अब चूंकि ये पवनें ध्रुवीय शीत क्षेत्रों से चलती हैं, इसलिए ये हवाएं बहुत ठंडी और शुष्क होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को नॉर्थ ईस्टर कहते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को नॉर्थ ईस्टर्स कहा जाता है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तर पूर्वी कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका पर यानी यूएसए पर पड़ता है। तो ये जो तीव्र गति से ध्रुवीय पवनें चलती हैं, जो बहुत ठंडी और शुष्क होती हैं, और तीव्र गति से चलने वाली इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में नॉर्'ईस्टर्स कहते हैं, जिसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी पूर्वी कनाडा व यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, देखिए उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये तीन कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तीनों कोष्ठ यानी हेडले कोष्ठ, फेरल कोष्ठ और ध्रुवीय कोष्ठ, ये तीनों कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है और इन पवनों की सहायता से तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण होता है, जिसके कारण वायुमंडल का जो सामान्य परिसंचरण है वो बना रहता है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।